हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल मैथ मास्टर. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेरिवेशन. तो आज हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेरिवेशन निकालेंगे, है ना. मतलब स्मॉल जी का कैपिटल जी के टर्म में रिलेशन निकालेंगे और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. ओके, देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है. इट इज़ द फोर्स. जब हम किसी बिल्डिंग में, देखो एक बिल्डिंग है, सपोज यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ से आप किसी चीज़ को नीचे की तरफ फेंकते हैं. सपोज यहाँ से कोई चीज़ गिरती है नीचे, है ना, नीचे डाउनवर्ड्स गिरती है, तो उसमें चेंज क्या आता है, उसमें उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है. किस में चेंज आता है? वेलोसिटी में. यानी डाउनवर्ड्स गिरती है तो वेलोसिटी में चेंज. और जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है, इट रिफर्स टू द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन. ये एक एक्सेलरेशन को दिखाती है. और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? ये एक्सेलरेशन आता है एक फोर्स की वजह से. कौन से फोर्स की वजह से? दैट इज द फोर्स एफ, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, और उसी एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं, राइट. तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ये वही एक्सेलरेशन है जो ये एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन ऑफ द यूनिट ऑफ एसआई, द एसआई यूनिट ऑफ दिस जी इज सेम एज द एक्सेलरेशन हैज. जो यूनिट एक्सेलरेशन की होती है वही जी की भी होती है. समझ में आया? यानी कोई चीज़ नीचे गिर रही है, उस पर एक फोर्स लगता है नीचे से, और वो फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स से इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. और ये किससे डिनोट होता है? स्मॉल जी से, राइट. अब देखो यहाँ पर इसको हम डिराइव करेंगे. हमें पता है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? द फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G into m into small m. This is mass of earth. me is mass of earth, ये हमें बताता है. और this small m mass of object. ओके, तो जब मास ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के पास हो, जैसे सपोज दिस इज अर्थ और दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ से जो दिस डिस्टेंस टू दिस इज कॉल्ड आर ई. दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस. दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ. अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास स्मॉल एम है, इस अर्थ का मास क्या है? एम है. तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो ये होगा, दिस एफ. और एफ इज इक्वल टू होता है जी एम अपॉन डी स्क्वायर. और यहाँ पर डी किसके बराबर हो जाएगा? नाउ डी इक्वल टू आर. जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? जब ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के पास होगा, दिस अर्थ सरफेस के पास ऑब्जेक्ट होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस विल बी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा. यानी ऑब्जेक्ट के मास का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा है वहाँ से जो डिस्टेंस है सेंटर की, मास ऑफ द अर्थ, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? आर ई. दैट विल बी द रेडियस ऑफ अर्थ. तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर, अब देखो ये इसमें हम एक चीज़ और अप्लाई करेंगे. दिस इज बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने ये फोर्स कैलकुलेट कर लिया. अब हमारे पास एक लॉ होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्या होता है? अकॉर्डिंग, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? The force is given by F is equal to ma, because here acceleration is a gravitational acceleration, है ना.
तो वो एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, बिकॉज बोथ द फोर्स आर इक्वल, है ना, बोथ द फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है फोर्स ड्यू टू अर्थ, दिस इज आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स. तो दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे. तो मैं बच्चों इसको इरेज कर रहा हूँ, देखो इसको इरेज कर दिया मैंने, यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर वैल्यू इक्वेट करते हैं. तो क्या हो जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन एंड टू. वन क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये था. और ये F किसके बराबर आया यहाँ पर, एम जी. तो यहाँ पर क्या लिख दें F की प्लेस में एम जी, स्मॉल एम जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर. स्मॉल जी से स्मॉल एम से स्मॉल एन कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी बच्चों G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर. ये हमारा डेरिवेशन आ गया स्मॉल जी का, है ना. दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन. ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे. अब देखो यहाँ पर एक देखने सोचने वाली बात है कि इस पूरे डेरिवेशन में स्मॉल m नहीं आया है, स्मॉल m नहीं है, इस होल डेरिवेशन में कहीं भी स्मॉल m नहीं है, यानी g इज नॉट डिपेंड, है ना. आप देख सकते हैं g इज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल m, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता है. इसका मीनिंग ये हो गया, जब आप एक स्टोन को, है ना, एक बड़े से स्टोन को और एक मार्कर को या एक पेपर को एक साथ फेंकेंगे वैक्यूम में, है ना, जब आप उन दोनों को एक साथ थ्रो करेंगे नीचे को, तो वो सेम टाइम में सरफेस में पहुंचेंगे, है ना. सपोज मैंने कोई हैवी चीज़ ले ली, है ना, सपोज मैंने ये मार्कर लिया और एक पेपर ले लिया, दिस पेपर, ये दोनों पेपर क्या होंगे, ये दोनों चीज़ें एक साथ अर्थ पे आएंगी, नीचे अर्थ सरफेस में आएंगे, प्रोवाइडेड वहाँ पर क्या होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, यानी वैक्यूम में ये दोनों चीज़ें साथ आएंगी. अगर आप कहोगे कि सर हम एयर में फेंकें या ऐसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में फेंके जहाँ एयर प्रेजेंट रहती है, तो वहाँ एयर का रेजिस्टेंस आएगा, एयर कभी इधर पुश करेगी कभी इधर पुश करेगी, तो हो सकता है हैवियर थिंग्स जो होती है वो जल्दी पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ पर एयर का फोर्स भी वर्क करता है ना. एयर रेजिस्टेंस, एयर फोर्स, डिफरेंट टाइप के काइंड ऑफ फोर्स अप्लाई होते हैं. तो वैक्यूम में जी की वैल्यू सभी पर, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है वो सब पे इक्वली अप्लाई होता है. यानी आप हैवी चीज़, हैवी थिंग्स, हैवी ऑब्जेक्ट को पकड़िए, एक बुक को पकड़ लीजिए, है ना, अगर आप बड़ी हैवी से किसी चीज़ को, जैसे सपोज आप इसको और इसको साथ में फेंकेंगे वैक्यूम में, तो दोनों चीज़ें एक साथ नीचे पहुँचेंगी. क्लियर हो गया. तो बोथ द ऑब्जेक्ट विल रीच टू द सरफेस ऑफ अर्थ एट द सेम टाइम इन वैक्यूम. अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. अब यहाँ पर देखो जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. एम मास ऑफ अर्थ, ये भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट. इसका मतलब जी की वैल्यू आर पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करेगी, आर पे डिपेंड करेगी, यानी इट वेरीज अकॉर्डिंग टू आर. तो वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं. तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी जी की वैल्यू लिखी हुई है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी की पावर -2. मास ऑफ अर्थ ऑलरेडी गिवन है हमें 6 इंटू 10⁻4 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. इस वैल्यू को हम
इस इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए पुट करें, ये नोट डाउन कर लीजिए और यहीं से आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो g की वैल्यू पुट करते हैं। g कितना है 6.6, इसको आप 6.7 ले लीजिए राउंड फिगर, कैलकुलेशन में इजी रहेगा, है ना। 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू m 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करिए, आप जितनी भी 10 की पावर है ना, 10 की पावर जो है उनको ऊपर ले जाएंगे, हम सब एक साथ लिखेंगे और इजीली सॉल्व कर देंगे इसको। देखो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन नीचे वाले को स्क्वायर है तो उसको बोथ 2 टाइम लिखे 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। इजी कैलकुलेशन। अब ये जो 10 की पावर 6 है और 10 की पावर 6 ऐड होकर 10 की पावर कितनी हो जाती है 12, और ये ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाती है माइनस, ऊपर ले जाते हैं इसको। तो इस वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये आएगा हमारे पास g इज इक्वल टू 6.7 इंटू 6 10⁻11 इंटू 10⁻24, ये कितना हो गया था 10⁻6 प्लस 6 10⁻12, ऊपर जाएगा तो 10⁻−12। क्लियर। और नीचे बच गया आपका 6.4 इंटू 6.4। अब देखो ये पावर क्या होगी -11, ये कितना हो गया, कैलकुलेट कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 जब 42 कैरी 4 30 40.2 इंटू 10⁻11 और 12 को करेंगे तो कितना आएगा 10⁻−23, और ये 20 कितना है 24, तो ये -23 है, बचेगा क्या 10⁻1। ये क्लियर समझ में आया। देखो 10⁻−11 10⁻−12 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 10⁻−23 माइनस यहाँ पर क्या है 20⁻24 में से -23 कैंसिल माइनस हो गया तो बचेगा कितना 10⁻1। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या, इन दोनों को इनटू करेंगे तो ये आएगा 40.96। अब डिवाइड कर दीजिए, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो बच्चों ये हमारे पास आएगा, क्या आएगा देखो, ओके यहाँ पर यूनिट क्या आ गई आपकी, देखो नीचे क्या था मीटर स्क्वायर, है ना, यहाँ पर क्या था मीटर स्क्वायर, राइट, और ऊपर क्या था आपका, ऊपर था यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, है ना, केजी की पावर -1, यही था ना, ये केजी और ये केजी कैंसिल, यहाँ पर कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। ओके ये हो गया मीटर स्क्वायर और ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 इंटू केजी, ये ऊपर की यूनिट थी, है ना। तो इसको आप जब आप कैलकुलेट करेंगे आएगा 9.8, और यहाँ पे देखो ये मीटर से मीटर कैंसिल, ये बचा आपका न्यूटन केजी की पावर -1, केजी की पावर 1 और केजी की पावर -2, ये दोनों कैलकुलेट -2 में से +1 आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा -1, तो आया न्यूटन केजी की पावर -1, ये इसकी यूनिट आ गई। अब हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है न्यूटन केजी की पावर -1। क्लियर है, ये हमारे डेरिवेशन है। तो ये हमारा जी की वैल्यू आ गई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द प्रूविंग। ये हमें पता चल गया जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी किस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था आपको, किस पे, रेडियस पे, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। तो बच्चों प्लीज
रिवाइज दिस एट होम, और रिवाइज करते रहिए, कंटिन्यूअसली करते रहिए। और यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन मत कीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है न्यूटन केजी की पावर -1। कैसे होता है देखो, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ma, और m की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और न्यूटन इज इक्वल टू होता है kg एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये kg से kg कैंसिल हो जाएगा ये वाला, इसकी प्लेस पे न्यूटन की प्लेस पे क्या रखेंगे आप, न्यूटन की प्लेस पे ये पुट करने पे यहाँ पर देखो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू kg की पावर -1, ये कैंसिल, क्लियर। तो क्या बचा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसी के साथ ये हमने प्रूव कर दिया। प्लीज़ रिवाइज एट होम, और कब तक करेंगे पता ही है, जब तक कि मास्टर ना बन जाए, राइट। और क्या कीजिए, फिजिक्स करते रहिए और फिट रहिए, मैथ फिजिक्स करते रहिए। सी यू गाइस, बाय।